दोस्तों, बादलों के बीच एक सफेद रंग का विमान उड़ रहा था। अंदर बैठी थी 22 साल की नताशा। सुनहरे बाल, नीली आंखें और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वो रूस की एक उभरती हुई जूलॉजिस्ट थी जो प्रकृति को समझने के लिए सफर पर निकली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रकृति ही आज उसका इम्तिहान लेने वाली है। अचानक विमान जोर से हिलता है, इंजन से धुआं निकलने लगता है। पायलट चिल्लाता है, इंजन फेल हो गया है, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। नताशा का दिल जोर से धड़कने लगता है। खिड़की के बाहर उसे सिर्फ नीला पानी और दूर एक छोटा सा घना हरा भरा टापू दिखाई देता है। प्लेन अनियंत्रित होकर नीचे गिरता है। नताशा की चीखें प्लेन के शोर में दब जाती हैं। एक जोरदार धमाका होता है और फिर अंधेरा छा जाता है। नताशा की आंखें धीरे से खुलती हैं। उसके कानों में लहरों के टकराने की आवाज आ रही थी। शरीर का कोना कोना दर्द से कराह रहा था। उसने देखा कि प्लेन के परखच्चे समुद्र किनारे बिखरे पड़े हैं। पायलट और बाकी लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट लगी थी। खून बह रहा था। वो घिसटते हुए किनारे की ओर जाती है। वहां की रेत सफेद थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। उसने अपने फटे हुए कोट से घाव को बांधा। प्यास के मारे गला सूख रहा था। उसने मलबे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। उसे सिर्फ एक छोटी चाकू, एक गीला लाइटर और उसकी मां की एक तस्वीर मिली। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाई, कोई है, बचाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की डरावनी आवाजें आईं, पक्षियों का चीखना और दूर कहीं किसी जानवर की दहाड़। वो अकेली थी, दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। जैसे ही सूरज ढला, आइलैंड का असली चेहरा सामने आया। वहां की रात काली नहीं बल्कि खौफनाक थी। नताशा ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। अचानक उसे कुछ सरकने की आवाज सुनाई दी। उसने लाइटर जलाया। उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक विशालकाय किंग कोबरा जैसा सांप फन फैलाए खड़ा था, जिसकी लंबाई कम से कम 15 फीट थी। उस सांप की आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। नताशा ने सांस रोक ली। वो जानती थी कि अगर वो हिली तो मौत तय है। सांप कुछ देर उसे देखता रहा और फिर झाड़ियों में गायब हो गया। वो पूरी रात सो नहीं पाई। उस रात उसने बिच्छुओं को अपने पैरों के पास से गुजरते देखा। आइलैंड के बिच्छू नीले रंग के और अत्यधिक जहरीले थे। तीसरे दिन भूख और प्यास से बदहाल नताशा ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। उसने देखा कि वहां के पेड़ अजीब थे। उनकी जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। तभी उसे कुछ अजीब सी खुशबू आई, जैसे मांस भुनने की गंध। वो दबे पांव उस दिशा में बढ़ी। एक ऊंची चट्टान के पीछे से उसने नीचे देखा। वहां एक कबीला था। वो इंसान थे, लेकिन वैसे नहीं जैसा नताशा ने कभी देखे थे। उनके शरीर पर सफेद धारियां बनी थीं, गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और उनके हाथ में पत्थर के भाले थे। वे अपनी भाषा में कुछ अजीब सा गा रहे थे। बीच में एक आग जल रही थी, जिसमें एक जंगली सुअर भुना जा रहा था। नताशा को समझ आ गया कि ये नरभक्षी भी हो सकते हैं। उसने तय किया कि वो इनसे दूर रहेगी। लेकिन तभी एक छोटे बच्चे की नजर नताशा पर पड़ गई। उसने शोर मचाया। नताशा वहां से सरपट भागी। आदिवासी उसके पीछे भाले लेकर दौड़े। वो जंगल की कटीली झाड़ियों को चीरते हुए भागती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, कपड़े फट चुके थे। वो एक गुफा के अंदर जा छुपी। आदिवासी गुफा के बाहर तक आए, लेकिन शायद वे उस गुफा को शापित मानते थे, इसलिए अंदर नहीं आए। शुरुआती 2 साल नताशा के लिए नर्क जैसे थे। उसने गुफा को ही अपना घर बना लिया। उसने पत्थर घिसकर आग जलाना सीखा। वो अब कच्चे फल और कंदमूल खाकर जी रही थी। एक बार एक विशालकाय जंगली सियार ने उस पर हमला कर दिया। नताशा ने भागने के बजाय अपनी टूटी हुई चाकू को एक लकड़ी के डंडे से बांधकर भाला बनाया और सियार की आंख में दे मारा। वो पहला मौका था जब उसने किसी को मारा था। उस दिन नताशा फूट फूट कर रोई। उसे खुद से घृणा हो रही थी कि वो एक शिकारी बनती जा रही है। धीरे धीरे उसके सुनहरे बाल जटाओं में बदल गए। उसकी त्वचा धूप से झुलसकर सांवली हो गई। उसने आदिवासियों की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि वे कैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। मौत सामने थी। लेकिन तभी उसे याद आया कि आदिवासियों ने एक पीले रंग के फूल को पीसकर घाव पर लगाया था। वो रेंगते हुए उस फूल तक पहुंची।
उसे चबाया और अपने घाव पर लगाया। 3 दिन तक वो बेहोश रही, लेकिन वो बच गई। अब 10 साल बीत चुके थे। नताशा अब 32 साल की हो चुकी थी। अब वो कमजोर रूसी लड़की नहीं थी, वो अब एक जंगली योद्धा बन चुकी थी। उसके पास अब कपड़ों के नाम पर सिर्फ जानवरों की खाल थी। उसने पेड़ के रेशों से रस्सी बनाना सीख लिया था। उसने नेवलों के साथ एक अजीब सा रिश्ता बना लिया था। वे उसके पास रहते थे क्योंकि नताशा उन्हें खाना खिलाती थी और बदले में वे उसे सांपों की आहट से सावधान करते थे। वो अब आदिवासियों की भाषा थोड़ी बहुत समझने लगी थी। वो छिपकर उनके उत्सव देखती। कभी कभी वो उनके भंडार से हथियार या बर्तन चोरी कर लेती। आदिवासियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि जंगल में एक सफेद चुड़ैल रहती है जो अदृश्य हो सकती है। वे उससे डरने लगे थे। एक रात आइलैंड पर भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे। नताशा की गुफा में पानी भर गया। वो बाहर निकली तो उसने देखा कि एक आदिवासी लड़की नदी के तेज बहाव में बह रही है। नताशा के अंदर की इंसानियत अभी मरी नहीं थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचाया और किनारे पर छोड़ दिया। जब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो उसने नताशा को देखा। नताशा की नीली आंखें चमक रही थीं। लड़की डरने के बजाय उसे सम्मान से देखने लगी। उसने नताशा को एक पत्थर का बना हुआ पेंडेंट दिया। यह पहला मौका था जब किसी इंसान में नताशा को छुआ था। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। 10 साल बाद उसे महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। 10 साल बीतने के बाद नताशा अक्सर समंदर के किनारे जाकर बैठती। उसे अब भी उम्मीद थी कि कोई जहाज आएगा। उसने पत्थरों से बीच पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा था, जिसे वो हर रोज ठीक करती। वो अपनी माँ की उस फोटो को देखती जो अब गल चुकी थी। वो भूलने लगी थी कि रूसी भाषा कैसे बोली जाती है। वो अक्सर खुद से बातें करती ताकि अपनी जुबान न भूल जाए। मेरा नाम नताशा है, मैं मॉस्को से हूं। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन आइलैंड की खामोशी उसे काटने को दौड़ती। रात को जब वो शेर की दहाड़ सुनती तो उसे एहसास होता कि यहाँ हर दिन एक बोनस है। उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ और 10 साल बिताने हैं और अंत इतना दर्दनाक होगा कि वो शायद मौत की दुआ मांगेगी। 11 साल बीत चुके थे। नताशा अब 33 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल 50 साल की औरत जैसी लगने लगी थी। धूप, बारिश और घामों ने उसकी रूसी त्वचा को किसी पुराने पेड़ की छाल जैसा सख्त बना दिया था। उसके सुनहरे बाल अब पूरी तरह सफेद होकर उसकी कमर तक लटकते थे, जिन्हें उसने पेड़ों की छाल से बांध रखा था। अब वो सफेद चुड़ैल नहीं, बल्कि जंगल की रूह मानी जाती थी। जिस आदिवासी लड़की कया की जान उसने बचाई थी, वो अब जवान हो चुकी थी। कया अक्सर नताशा के लिए गुफा के बाहर ताजे फल, मांस और औषधियां रख जाती थी। नताशा ने भी धीरे धीरे आदिवासियों की सांकेतिक भाषा सीख ली थी। एक बार आइलैंड पर एक येलो फीवर जैसी कोई रहस्यमयी बीमारी फैली। आदिवासी कबीले के लोग मरने लगे। नताशा ने अपनी जूलॉजी की पढ़ाई और 10 साल के अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने कबीले के पास बहने वाली नदी के पानी को साफ किया और जंगल की एक विशेष जड़ को पीसकर दवा बनाई। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर बीमार बच्चों की सेवा की। जब कबीले का मुखिया ठीक हुआ तो उसने नताशा के सामने घुटने टेक दिए। उस दिन नताशा को पहली बार लगा कि शायद इस वीराने में भी उसका कोई परिवार है। 16वें साल की एक तूफानी रात को एक आदमखोर काले तेंदुए ने कबीले पर हमला कर दिया। वो जानवर साधारण नहीं था, वो बहुत चालाक और ताकतवर था। उसने 3 बच्चों को मार डाला था। आदिवासी डरे हुए थे। नताशा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने अनुभवों से एक जाल बनाया। उसने एक पेड़ के ऊपर अपना मचान बनाया और 3 रातें बिना सोए गुजारी। चौथी रात वो खूंखार जानवर नताशा की खुशबू पाकर वहां पहुंचा। नताशा के पास सिर्फ एक लकड़ी का भाला था, जिसके आगे उसने नुकीला पत्थर और जहर लगाया था। तेंदुए ने छलांग लगाई। नताशा ने फुर्ती से खुद को बचाया और भाला उसके सीने में उतार दिया। लेकिन तेंदुए के पंजे ने नताशा के कंधे को बुरी तरह चीर दिया। उस रात जंगल ने एक नया राजा देखा, एक निहत्थी औरत जिसने मौत को मात दी थी। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले के पवित्र स्थल पर ले जाकर उसका इलाज किया। अब वो उनकी देवी बन चुकी थी। नताशा अब 41 साल की थी। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। उसके जोड़ों में दर्द रहता था और पुरानी चोटें बारिश के मौसम में उसे तड़पाती थीं। सबसे दुखद बात यह थी कि वो अब रूसी भाषा भूलती जा रही थी।
उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी माँ का चेहरा कैसा था। वो घंटों अपनी माँ की उस फटी हुई तस्वीर को देखती जो अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गई थी। वो समुद्र किनारे जाती और लहरों से पूछती, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा है? क्या दुनिया अब भी वैसी ही है? उसने अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसने मान लिया था कि यही आइलैंड उसकी कब्र बनेगा। उसने आदिवासियों के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो उनके बच्चों को शिकार करना सिखाती और उन्हें बताती कि आग से कैसे खेलना है। उसके पास अब अपनी एक पहचान थी, लेकिन वो नताशा नहीं थी। वो अरा बन चुकी थी, जिसका मतलब आदिवासी भाषा में आकाश से गिरी हुई था। नताशा किनारे पर बैठी मछली पकड़ रही थी। अचानक उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। ये हवा की सरसराहट नहीं थी, ये पंखों की गूंज थी। उसने आसमान की ओर देखा। एक हेलीकॉप्टर, एक असली लोहे का बना आधुनिक हेलीकॉप्टर। नताशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से चिल्लाई, इधर, मैं यहां हूं। लेकिन उसकी आवाज 20 साल के मौन और बुढ़ापे के कारण गले में ही दब गई। उसने सूखी लकड़ियों का ढेर लगाया और आग जलाई ताकि धुआं उठ सके। हेलीकॉप्टर के पायलट ने धुआं देख लिया। हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा। कुछ दूरी पर एक विशाल समुद्री जहाज भी दिखाई दिया। रूसी नौसेना का एक बचाव दल वहां उतरा। आदिवासियों ने जब ये लोहे का उड़ता दानव देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा कि उनके देवी को कोई राक्षस ले जाने आया है। कबीले के योद्धा अपने भाले लेकर किनारे की ओर दौड़े। जैसे ही बचाव दल के जवान नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि एक जंगली फटे हुए कपड़ों वाली औरत, जिसके सफेद बाल जमीन को छू रहे थे, उनकी तरफ दौड़ रही है। नताशा चिल्ला रही थी, माँ, माँ, मुझे ले चलो। लेकिन उसके मुंह से रूसी शब्द नहीं निकल रहे थे, बल्कि एक अजीब सी चीख निकल रही थी जो आदिवासियों जैसी लग रही थी। जवानों को लगा कि ये एक खतरनाक आदिवासी है जो उन पर हमला करने आ रही है। तभी पीछे से आदिवासियों ने जवानों पर तीर और पत्थर चलाने शुरू कर दिए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जवानों के कमांडर ने चिल्लाया, फायर, आत्मरक्षा के लिए फायर करो। मशीन गनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। नताशा, जो बचाव दल की ओर हाथ फैलाकर दौड़ रही थी, रुक गई। एक गोली सीधे उसके सीने के पार निकल गई। वो रेत पर गिर पड़ी। उसके हाथ से वो मां की पुरानी धुंधली तस्वीर छूटकर उड़ गई। बचाव दल का एक जवान उसके पास दौड़ा। जब उसने नताशा की नीली आंखों को देखा और उसके गले में लटक रहे उस पुराने पासपोर्ट के टुकड़े को देखा जो उसने एक तावीज की तरह पहन रखा था, तो उसके हाथ कांपने लगे। रुको, फायर बंद करो। ये कोई आदिवासी नहीं है, ये इंसान है। ये वही लड़की है, नताशा, जवान चिल्लाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नताशा की सांसें उखड़ रही थीं। कया दौड़ती हुई आई और नताशा का सिर अपनी गोद में ले लिया। कया फूट फूट कर रो रही थी। नताशा ने धुंधली आंखों से आसमान को देखा। उसने देखा कि हेलीकॉप्टर के पंखे अभी भी घूम रहे थे। उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे वो उस आधुनिक दुनिया को आखिरी बार छूना चाहती हो। उसने धीरे से कहा, घर। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें अब कोई चमक नहीं थी। 20 साल का संघर्ष एक पल में खत्म हो गया। जिस दुनिया के लिए उसने हर रोज मौत से लड़ाई लड़ी, उसी दुनिया की एक गलतफहमी वाली गोली ने उसका अंत कर दिया। जहाज नताशा के शव को लेकर वापस रूस पहुंचा। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। नताशा की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। वो 5 साल पहले ही अपनी बेटी के गम में चल बसी थी। नताशा को उसी के गांव में दफनाया गया। उसकी कब्र पर लिखा गया, नताशा, जिसे जंगल ने पाल लिया लेकिन अपनों ने ही मार दिया। उधर उस अनजान आइलैंड पर कया और उसके कबीले ने नताशा की गुफा में एक बड़ी सी आग जलाई। वे आज भी हर साल उस दिन रोते हैं जब उनकी देवी आसमान से आए लोहे के पंछियों के साथ हमेशा के लिए सो गई। समुद्र की लहरें आज भी उस हेल्प लिखे पत्थरों को धो रही हैं जो अब धीरे धीरे रेत में दफन हो रहे थे।